Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of BioSikho। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे इसमें कि बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है और इसके क्या-क्या मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज एक डिटेल में देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका कंपोजिशन क्या है और क्यों हम लोग के इस बॉडी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन बन जाता है या फिर इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन बन जाता है। तो इनको हम लोग आज एक डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो इट्स बेसिकली एन outermost envelope like membrane or a structure which surrounds the cell and its organelle is called the plasma membrane. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। ये जो होता है ये बेसिकली आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होता है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल्स का। और जो भी सेल्स हम लोग बॉडी में जितने भी मिलियंस ऑफ सेल्स है, सेल्स के में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, लेयरिंग, दैट इज आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये आउटर मोस्ट इन्वेलप लाइक मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में भी होता है ये प्रेजेंट। हम लोग आगे देखेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या कैसे ये डिफर करता है। तो इन ऑल लिविंग सेल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फंक्शंस एज द बाउंड्री एंड इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये हर सेल्स में क्या होता है कि एक बाउंड्री का वर्क करता है। जैसे हम लोग घर में चारों तरफ बाउंड्रीज होते हैं तो क्यों होते हैं कि ताकि कोई ट्रेसपासिंग ना हो। तो सेम वे पे सेल्स के अंदर भी किसी तरह का ट्रेसपासिंग ना हो, दैट इज कोई अंदर आ ना जा सके अनजान। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ बाउंड्री। तो सेम बायोलॉजिकल हम लोग का जो बॉडी है, सेम उस सेल्स में भी क्या होता है कि उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर वॉल बाउंड्री की तरह उसका स्ट्रक्चर रहता है, वो स्प्लिट किया हुआ रहता है, जो कि सेल्स को चारों तरफ से घेर के रखता है। तो ये नीड हो जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि हम लोग को बहुत तरीके से अनवांटेड चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्योंकि ये अनजान चीज जो भी होता है, अनवांटेड चीज जो होता है, जो अननोन चीज होते हैं, उसको सेल्स के अंदर इंटर करने नहीं देते हैं। तो इसको चलिए हम लोग एक-एक करके डिटेल में जाते हैं और इसको हम लोग कवर अप करते हैं। ठीक है? स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को, हिस्ट्री को, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि जो इसका डिस्कवरी हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज़ बेसिकली रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है? और कब किए थे, दैट इज 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवर किए थे और इस सेल मेम्ब्रेन को नाम दिया दैट इज सरफेस लेयर। तो ये रॉबर्ट हुक जो थे वो 1665 में सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवर किए थे और ये जो डिस्कवर किए थे तो उसका नाम दिए थे दैट इज जो सेल मेम्ब्रेन था उसका नाम दिए थे दैट इज सेल सरफेस लेयर। ठीक है। तो 1665 में सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी हुआ था और किए थे दैट इज रॉबर्ट हुक। और एट दैट टाइम दे कॉल्ड इट सेल सरफेस लेयर। लेकिन लेटर क्या हुआ कि लेटर जेकब नेगलिस नाम के एक साइंटिस्ट जो 1855 में ये जो सेल मेम्ब्रेन था उसको सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन था, वो उसको जो रॉबर्ट हुक ने सेल सरफेस लेयर कहा था, उसी को उन्होंने फर्दर उसका नाम को कन्वर्ट करके चेंज करके उसके नाम को रख दिया दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इनिशियली इसका नाम नहीं पड़ा था। इनिशियली जो रॉबर्ट हुक थे वो सेल सरफेस लेयर नाम दिए थे सेल मेम्ब्रेन का, जो वो डिस्कवरी किए थे। लेकिन लेटर 1855 में जैकब नेगेलिस ने क्या किया कि इस जो सेल मेम्ब्रेन था उसको उन्होंने सेल सरफेस लेयर को नाम को कन्वर्ट करके उन्होंने नाम रख दिया दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें से हम लोग को ये क्लियर हो गया कि सेल मेम्ब्रेन नाम इनिशियली नहीं था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दैट्स इनिशियली इट वाज कॉल्ड अ सेल सरफेस लेयर बाय रॉबर्ट हुक, बट लेटर ऑन 1855 जैकब नेगेलिक्स कॉल्ड इट अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हिस्ट्री था बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। अब बात करें डिफिनेशन की तो सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली द आउटर मोस्ट बाउंड्री लेयर ऑफ द एनिमल सेल एंड इज कॉल्ड सी मेम्ब्रेन।
तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो एनिमल सेल्स होते हैं उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉल होता है, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है कि जस्ट बिलो द सेल वॉल के नीचे होता है। लेकिन एनिमल सेल जो होता है उन लोग में, दैट इज हम लोग में, ह्यूमंस के केस में भी क्या होता है कि एकदम आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, कि जो सेल्स का उसमें, क्योंकि हम लोग में सेल के वॉल के तो रहता नहीं प्रेजेंट, तो दैट इज आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली आउटर मोस्ट बाउंड्री लेयर ऑफ द एनिमल सेल होता है, और इसको सी मेम्ब्रेन नाम से भी हम लोग जानते हैं। दैट इज क्या है? सी मेम्ब्रेन। ठीक है। अब बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है जस्ट प्रेजेंट होता है आपका बिलो द सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है प्लांट सेल। ठीक है। ह्यूमन में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल बन जाता है। लेकिन प्लांट सेल में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इसीलिए वो जो सेल वॉल के जस्ट बिहाइंड नीचे प्रेजेंट रहता है कौन? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं। अब तीनों को दोनों को समझते हैं, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि जो सेल है वो आपका सिलेक्टिवली, जैसे कि सेल हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स का बना होता है, तो वो क्या करता है कि जो लिपिड्स का से चीज से बना होता है, जो भी प्रोडक्ट्स या कार्गो जिसको सेल के अंदर इंटर करना है या सेल्स के बाहर जाना है, तो वो अगर लिपिड लिपिड है तो वो इजीली इंटर कर जाएगा और इजीली आउटर भी सेल के चला जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें होते हैं जो लिपिड्स इन नेचर नहीं होते, जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट द सेल, इनसाइड और आउटसाइड द सेल। एट दैट टाइम क्या होता है कि बहुत सारे पंप होते हैं, बहुत सारे आपके चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड द सेल और आउट द सेल्स चीजों की एक्सचेंज होती है। ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी होता है, क्योंकि ये सिलेक्टेड चीज को ही अपने अंदर इंटर करने देता है, हर कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस चीजों से मिलके बना होता है, तो वो होता है आपका, दैट इज लिपिड्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन्स के बने होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट। तब तीनों को परसेंटेज को देखते हैं कि कौन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है। लिपिड रहता है 20 to 40%, 20 to 40% आपका लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं, और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, दैट इज 60 to 80%। 60 to 80% आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और बाकी जो 1% बच गया, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई चीज पाया जाता है, दैट इज प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन, बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हम लोग आगे भी देखेंगे। लिपिड होता है दैट इज 20 to 40%, और कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज 1%। तो सबसे कम पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल मिला के टोटल 98% ऑफ द कॉम्पोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्म करते हैं। बाकी जो 2% बच गया, दैट इज वैक्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ये दोनों मिलके आपके बाकी के 2% को कवर करते हैं। ठीक है। तो ये था लिपिड। तो लिपिड में बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली 98% रहता है, वैक्स और ग्लाइकोलिपिड्स 2% रहता है। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द फर्स्ट वन इज दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, second one is that is enzymatic protein, and the third one is that is transport। तो तीन तरह के प्रोटीन है, दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं वो वन टाइप होते हैं, और एंजाइमेटिक प्रोटीन इट इज अराउंड 30 टाइप्स, जो सबसे ज्यादा होते हैं। फिर होते हैं थर्ड, दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये तीन तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके बाद इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्टडी हुआ था प्रीवियसली, जो भी साइंटिस्ट स्टडी किए थे, तो उस समय जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था वो था दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। वो मॉडल था दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये मॉडल दिए थे आपके कौन? दैट इज
रॉबर्टसन रॉबर्टसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिए थे। ठीक है। और प्रोपोज्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था जो रॉबर्टसन दिए थे। और फिर उससे ज्यादा एक्सेप्टेड जो मॉडल था, जो इसको हम लोग आज भी मेनली सारी जगह में उसी इसी मॉडल को यूज करते हैं, जो कि है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए थे सिंगर और निकोलसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1972 में आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। और हम लोग कोई भी बुक्स वगैरह, एनसीईआरटी वगैरह कोई भी बुक्स में स्टडी करते हैं तो दैट इज बेसिकली अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये हर जगह इसी मॉडल को हम लोग को पढ़ना होता है, हर सारे बुक्स में भी। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन व्हिच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का मॉडल में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो एक सी का काम करता है, मतलब लिपिड्स का काम करता है। मतलब कि जैसे कि मान लो समंदर है, समंदर में पूरा पानी है और उसके बीच में एक आइलैंड है। ठीक है। तो कैसा लगेगा कि एक समंदर है और एक आइलैंड उस पे तैर रहा है। सेम फ्लूइड मोजाइक मॉडल में रहता है कि जो मेम्ब्रेन होता है वो लाइक सी का काम करता है, समंदर का, और उस पर तैरता हुआ कौन रहता है, दैट इज प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स रहते हैं उस पे तैरता है। तो जो लिपिड्स रहता है वो आपका सी ऑफ समंदर का काम करता है। लिपिड्स समंदर का काम कर रहा है, उसी पे फ्लोट कर रहा है, दैट इज प्रोटीन। इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो यहाँ समंदर का काम कौन कर रहा है, सी ऑफ लिपिड्स, दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स समंदर है, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और उस पे तैरता कौन है, दैट इज प्रोटीन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेसिकली अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ये बात करें, जो लिपिड्स होते हैं बेसिकली टू लेयर्स में अरेंज्ड रहते हैं। ये लिपिड्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके टू लेयर्स में अरेंज रहते हैं, जिसमें कि होता है आपका फॉस्फोलिपिड। देखिए यहाँ पे एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया, तो दो लेयर्स में बेसिकली ये अरेंज्ड रहता है और पैरेलली रहता है, दैट इज एक बॉक्स टाइप ऐसे क्रिएट किया हुआ रहता है। तो लिपिड्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर, दो लेयर में फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, दोनों बाइलिपिड लेयर होता है, क्योंकि दोनों तरफ लिपिड होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेसिकली बाइलिपिड लेयर। Due to mosaic manner arrangement of protein, these are small pores in membrane through which movements of substance occur. तो इसमें मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अभी बताया मैंने, मोजाइक मतलब कहने का मतलब है जैसे ऊंचा नीचा रहता है, तो इसमें उभरा हुआ रहता है उसका स्ट्रक्चर। तो जिसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स रह जाता है मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू क्या होता है कि सब्सटेंस का जो होता है मूवमेंट वो होता है। ठीक है। फ्लूइडिटी ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फ्लूइडिटी कहने का मतलब है कि कोई फ्लूइडिटी कहने का मतलब कि कोई चीज कितना खुद को लचीलापन होता है उसमें। तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो लचीलापन होता है बेसिकली ड्यू टू फॉस्फोलिपिड, जो दो बाइलेयर में अरेंज रहते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं दैट इज बेसिकली बाइलेयर में अरेंज रहते हैं, उसके कारण ये होता है। ठीक है। तो मोज़ेक लाइक अरेंजमेंट होता है स्मॉल पोर, जिसके कारण क्या होता है कि स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, और जिसके कारण मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड द सेल सब्सटेंसेस का आदान प्रदान होता है। फ्लूइडिटी कहने का मतलब है लचीलापन, तो वो लचीलापन ड्यू टू फॉस्फोलिपिड्स जो बाइलेयर में अरेंज रहता है उसके कारण होता है। और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है दैट इज आपका कोलेस्ट्रॉल। देखो ये फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर है और इसके बीच में क्या होता है, मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण छोटे-छोटे पोर्स क्रिएट है बीच में। ठीक है। इस पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस होता है, और ये दो फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर जो प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है कि उसके बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड्स ये प्रोटीन्स है, जिसके थ्रू जो हाई लार्जर साइज के प्रोटीन्स होते हैं उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली बाय फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। थर्मल स्टेबलाइजर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कोलेस्ट्रॉल। जो थर्मल स्टेबलाइजर दैट इज हीट को जो स्टेबल करता है दैट इज बेसिकली कोलेस्ट्रॉल करता है। तो फॉस्फोलिपिड इज लिक्विड बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है लिक्विड इन नेचर होता है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। पोजीशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स की पोजीशंस के बेसिस पे है, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन।
ये क्या होता है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है पेनिट्रेट पार्शियली और एज होल इज द लिपिड बाइलेयर। जो ये लिपिड बाइलेयर है उसमें ये प्रोटीन फुल्ली आपका इंटीग्रल किया हुआ रहेगा। देखिए ये प्रोटीन है, फुल्ली इंटीग्रल किया हुआ है, कुछ प्रोटीन है जो हाफ इंटीग्रल किया हुआ है। ठीक है। तो उस बेसिस पे दो इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सटेंसिव प्रोटीन। तो अगर जो प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में पेनिट्रेट किया हो रहता है फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर में इंटीग्रल किया हो रहता है, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन आपके जो आउटर मोस्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर उस पे जाके ये बस खाली अटैच रहता है, तो दैट इज योर एक्सटेंसिव प्रोटीन। ठीक है। ठीक है। तो दैट इज बेसिकली एक्सटेंसिव प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं और एक्सटेंसिव प्रोटीन को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रोटीन आर बॉन्डेड टू द लिपिड मेम्ब्रेन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड कैन नॉट पेनिट्रेट इन द लिपिड बाइलेयर। तो जो एक्सटेंसिव प्रोटीन रहता है वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज करके वो बॉन्डेड रहता है लिपिड्स के साथ। और ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अब बात करते हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स आए लाए गए थे, दैट इज देयर आर वेरियस मॉडल्स अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग एक बार देखते हैं इसका क्रोनोलॉजिकल, दैट इज एक सीरीज ऑफ ऑर्डर में कि डेवलपमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसे हुआ, किस तरह का मॉडल है। तो 1925 में गॉटर और ग्रिंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे दोनों ने मिलकर लिपिड बाइलेयर मॉडल दिया। फिर 1935 में डेविन प्लस डेनियल ने लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड विथ प्रोटीन, मतलब जो लिपिड बाइलेयर है वो प्रोटीन के साथ कवर है, इस ये वाला मॉडल दिया 1935 में। ठीक है। तो ये डायग्राम है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जैसे देखो इसमें ये दोनों ब्लैक वाले जो है ये फॉस्फोलिपिड्स है जो कि बाइलेयर में अरेंज्ड है, और यहाँ पे मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके कारण बीच में गैप्स प्रेजेंट है और उस गैप से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है। फिर इसमें ये सब इंट्रिंसिक प्रोटीन है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, और ये सब जितने हैं सारे एक्सटेंसिव प्रोटीन है क्योंकि ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू या इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू वो फोर्स के थ्रू वो बाइंडेड रहता है। फिर ये फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर के बीच में कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो ये बेसिक सा डायग्राम है। अब बात करते हैं रोल ऑफ लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रोल ऑफ लिपिड की बात करें तो लिपिड बाइलेयर मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमेबल। लिपिड इज नॉन पोलर and it allows only non-polar substances to cross the membrane. Lipid bilayer makes the membrane differently permeable। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी होता है उसको ये उसमें उसमें डिफरेंस लाता है क्योंकि जो लिपिड होता है वो बेसिकली आपका नॉन पोलर इन नेचर होता है, और ये अलाउ करता है ओनली नॉन पोलर सब्सटेंसेस को टू क्रॉस द membrane. Lipid soluble and positively charged molecule can easily passes from lipid because lipid of membrane are negatively charged due to H3PO4। ठीक है। अब रोल ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मेक्स द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। प्रोटीन के कारण ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको शो करता है। दैट इज इट अलाउस मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल्स। अगर मटेरियल तभी अलाउ करेगा जब सेल्स को नीड होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर समझे तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज इन प्रॉपर अमाउंट सो नो मोर ग्लूकोज कैन एंटर द सेल। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन एकदम नॉर्मल है तो सेल के अंदर किसी भी तरह का ग्लूकोज का एंटर नहीं करेगा। तो दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज रोल ऑफ प्रोटीन है। ये रोल ऑफ प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के फंक्शंस को कैरी आउट करने में। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रोटीन की। तो ये एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट, ये रिसेप्टर्स का काम करता है दैट रिसीव्स द स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इन्फॉर्म द सेल इट्स टू। ये एक्सटेंसिव प्रोटीन क्या होता है, हार्मोन बाइंडेड रिसेप्टर्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो भी केमिकल्स आके उस पे बाइंड करते हैं, फिर आपके बहुत सारे सिग्नलिंग देते हैं सेल को इनसाइड में, और वो फिर सेल अपना उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। फिर इंटीग्रल प्रोटीन इट इज आल्सो नोन एज परमिएज, that it is acts as carriage of those substance for which the membrane is impermeable। इंटीग्रल प्रोटीन मदद करता है वैसा सब्सटेंसेस को इनसाइड द सेल एंटर कराने में और आउटसाइड द सेल भेजने में, जिसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो रहता है
वो क्या बोलते हैं आपका जो इम्परमिएबल रहता है, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे कैरियर प्रोटीन होते हैं जो कि आपके इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है? फिर आता है आपका परमेज। परमेज रेगुलेट्स डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो परमेज रेगुलेट करता है डिफ्यूजन प्रोसेस को, ऑस्मोसिस प्रोसेस को एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स और कार्गो। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो और दैट इज कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोवाइड रिसेप्टर साइट्स दैट रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई लाइक हार्मोन रिसेप्टर साइट्स, नर्व इम्पल्स, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन एंड फूड मटेरियल। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोवाइड रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर साइट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत सारे सिग्नल्स और स्टिमुलाई को कैरी आउट करते हैं, जैसे हार्मोन्स हो गए, नर्व इम्पल्सेस हो गए, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन ऑन वेरियस काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड फूड मटेरियल्स। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंडोसाइटोसिस। ये जो मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद रहता है वो आपका इंडोसाइटोसिस प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड बाय मेम्ब्रेन इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस आपने सब सुना होगा, इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में जो मैक्रोफेजेस रहता है वो जो आपके जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया, वो सबको वो डायरेक्ट इनगल्फ कर जाता है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। तो इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड बाय मेम्ब्रेन इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इनगल्फिंग ऑफ लिक्विड बाय मेम्ब्रेन इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका कोई सॉलिड पार्टिकल्स को डायरेक्ट अपने अंदर इंटर करवा रहा है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी तरह का लिक्विड प्रोडक्ट को अपने अंदर इंटर करवा रहा है, दैट इज पिनोसाइटोसिस, ठीक है? तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। Phagocytosis is basically refers to the solid food, and pinocytosis basically refers to the liquid part. Glycolipids and glycoprotein both act as a cell surface marker. Glycolipids और glycoprotein दोनों सेल सरफेस मार्कर्स का काम करते हैं and make the cell aware of the outer environment। और सेल्स को अवगत करा के रखता है हमेशा कि आउटर एनवायरनमेंट को लेकर कि कौन फॉरेन बॉडीज है, कौन सेल्स के अंदर का पार्ट है। दैट इज बेसिकली हम लोग का जो ह्यूमन लाइफ में होता है, सेम वे में ये भी वर्क करता है। बोथ फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, दैट इज इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस बेसिकली रिफर्स टू द टू कॉन्सेप्ट, दैट इज फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मींस फूड इंगल्फिंग एंड पिनोसाइटोसिस मींस वाटर ड्रिंकिंग। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। तो ये सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट्स गिव्स अ प्रॉपर शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ये सेल्स को प्रॉपर शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। It act as a barrier which regulate the movement of material in and out of the cells। ये बैरियर का काम करता है और मूवमेंट ऑफ मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल रेगुलेट करता है। इट रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयन। और एंट्री और एग्जिट फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द सेल, उसको पोलर मॉलिक्यूल जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको ये रेस्ट्रिक्ट करता है। It is selectively permeable membrane. It allows some molecule to enter the cell and prevents other। ये कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देता है, कुछ को रोक देता है। दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज इनसाइड और आउटसाइड, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट सेल्स को चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो एक्सक्रीट वेस्ट में जो भी सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल उसको सेल के बाहर भेज सके। और बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस के बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो आपका हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं, तो उस तरह के सेक्रेट करते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस को सेल्स के बाहर भेजने में। तो इस सब चीज में आपका सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक सा था आपका, मतलब इसमें आपके जो भी ग्रेजुएशंस वगैरह में पूछे जाते हैं उन सब में आप ये आंसर्स को नोट डाउन करके लिख सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है? ज्यादा डिटेल में इसके हम नहीं जाएंगे। अब इसी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा एडवांस लेवल में इसकी बात करेंगे। ये थोड़ा बेसिक सा था, ठीक है? ताकि जितना आपको एक पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।